मुलायम सिंह यादव आज करीब 1:15 अमर सिंह और शिवपाल यादव के साथ में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने वाले हैं और चुनाव आयुक्त में मुलायम सिंह यादव अगर आज ये दावा करते हैं कि रामगोपाल द्वारा जो जमा कराए गए हलफनामे फर्जी हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए, तो पार्टी का सिंबल फ्रीज होना तय है। साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावे के लिए रविवार को दिल्ली पहुंचे मुलायम सिंह ने समाजवादी घमासान में नरमी के संकेत दिए हैं। दिल्ली में कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान मुलायम ने कहा कि अखिलेश हमारा बेटा है और ज्यादातर विधायक अखिलेश के समर्थन में हैं। कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक के बाद शिवपाल, मुलायम और अमर सिंह की अहम बैठक हुई। बैठक में घमासान से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई और आज साइकिल चिन्ह पर दावे के लिए मुलायम सिंह चुनाव आयोग को दस्तावेज भी सौंपने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से बातचीत में मुलायम ने भरोसा दिलाया कि चुनाव साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही लड़ा जाएगा और बैठक में मुलायम ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संदेश दिया। मुलायम ने कहा कि मिलजुल कर चुनाव लड़ें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, इससे सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अमर सिंह ने 1 जनवरी के अधिवेशन पर सवाल उठाया। साथ ही अमर ने खुद को खलनायक बताए जाने को गलत बताते हुए ऐसे लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। समाजवादी घमासान पर रामगोपाल यादव ने कहा कि अखिलेश गुट ही असली समाजवादी पार्टी और पार्टी में जो अखिलेश के विरोध में है उसे बाहर जाना होगा। यूपी में नए एसपी अध्यक्ष घोषित हुए नरेश उत्तम ने भी पार्टी में किसी विवाद से इनकार किया है। पार्टी दफ्तर से नेम प्लेट हटाए जाने की खबर को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। नरेश ने कहा कि मुलायम हमारे आदर्श हैं लेकिन पार्टी अखिलेश के साथ है। बीजेपी ने सपा में जारी घमासान पर जमकर हमला बोला और कहा कि यूपी में साइकिल पर सवार लोग अब उतर चुके हैं और चुनाव के बाद इसका नॉमिनेशन भी नामो निशान भी मिट जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रविवार को पार्टी मुख्यालय पर अपने उम्मीदवारों के साथ में बैठक की। बैठक में उन्होंने सपा और बीजेपी पर चुनाव में मिलीभगत का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने डीजीपी जावेद अहमद को हटाने की मांग की है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि चुनावों में गड़बड़ी कराने के लिए ही सपा सरकार ने जावेद अहमद को डीजीपी बनाया। साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले कई अफसरों को हटाने की मांग की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 101 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीएसपी अब कुल 403 में से 401 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से अमर सिंह की सुरक्षा वाई से बढ़ाकर जेड श्रेणी की कर दी गई है। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के बाद में अमर सिंह दूसरे ऐसे सपा नेता हैं जिन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। इससे पहले यूपीए 2 के शासनकाल में अमर सिंह को इसी तरह की सुरक्षा मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। 4 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत 10 जनवरी को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगी। पीएम मोदी 3 बजे महात्मा मंदिर में सरकारी अधिकारियों के साथ में समिट के बारे में मीटिंग करने वाले हैं और उसके बाद में शाम 4:30 बजे पीएम मोदी गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर एक 5 स्टार होटल का भूमि पूजन करेंगे। पीएम 5 बजे महात्मा मंदिर के पास बने हेलीपैड ग्राउंड पर ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में शाम 6 बजे गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल एक्सचेंज का उद्घाटन करेंगे। पीएम शाम 7:30 बजे साइंस सिटी में नोबल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम में पीएम 9 नोबल पुरस्कार विजेताओं के साथ में मीटिंग करेंगे। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने रविवार देर रात डेबिट क्रेडिट कार्ड से तेल नहीं बेचने का फैसला 13 जनवरी तक के लिए अब टाल दिया है। बैंकों ने कार्ड से पेमेंट पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क ग्राहकों की बजाय डीलर्स से लेने का फैसला किया था, जिसके बाद में डीलर्स ने आज से कार्ड से डीजल पेट्रोल नहीं बेचने का निर्णय किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पैदल चलने वाले लोगों की सहूलियत के लिए एक नया अभियान चलाया जा रहा है। एनडीएमसी ने इस मुहिम के तहत अवैध हॉकर्स के गोदामों पर छापेमार कार्रवाई की और इस दौरान कई ट्रक अवैध सामानों की जब्ती की गई। एनडीएमसी ने बताया कि सफदरजंग और सरोजनी नगर इलाके में भी ऐसी मुहिम चलाई थी और आगे भी वो लोग ऐसी मुहिम चलाते रहेंगे। वेतन नहीं मिलने से नाराज पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रविवार को चौथे दिन भी जारी रही। हड़ताल से सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। पूर्वी निगम कर्मियों ने बताया कि उन्हें पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला। ऐसे में उन्हें घर खर्च चलाने में कठिनाई हो रही है। यूनियन राज्य सरकार पर कागजों पर काम करने का आरोप लगा रही है।
सफाई कर्मचारियों ने रविवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों के दफ्तर पर कूड़ा फेंककर प्रदर्शन किया, जिसके कारण पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर और शास्त्री पार्क सहित तमाम इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हैं। गंदगी के कारण इलाके में बदबू से स्थानीय लोग परेशान हैं, वहीं वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कूड़े के ढेर लगने पर सियासत भी तेजी से जारी है। बीजेपी ने इसके लिए आम आदमी पार्टी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार सीधे बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रखी है। इतना ही नहीं, उसने निगम में कुछ अधिकारियों और नेताओं पर भी रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज 12:30 बजे अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और मैनिफेस्टो रिलीज का मुख्य प्रोग्राम दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस पर होगा, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मैनिफेस्टो जारी करेंगे और उसके अलावा चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर और पंजाब के कई और इलाकों में भी अलग अलग नेता मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। कांग्रेस मंगलवार को पूर्व बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीद कर रही है, जिनके विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। केंद्र सरकार ने यूपीए सरकार की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की 710 फाइलों को सार्वजनिक करने का फैसला किया। खबरों के अनुसार इन फाइलों के सार्वजनिक होने से ये साफ हो जाएगा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री के पद पर न रहते हुए भी कैसे पर्दे के पीछे से प्रॉक्सी पीएम के रूप में काम करती थी। 2004 से लेकर 2014 तक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में गठित एनएसी ने कई अहम फैसले लिए थे, जिस पर मनमोहन सिंह सरकार ने अमल भी किया था। टीएमसी नोटबंदी के मुद्दे पर आज आरबीआई के कोलकाता ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी और 3 दिनों तक चलने वाले इस टीएमसी का ये प्रदर्शन सुबह 9 बजे से शुरू होगा। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी 11 जनवरी को प्रदर्शन में शामिल होगी। वहीं ममता बनर्जी आज बर्दवान और मंगलवार को बीरभूम के प्रदर्शन में भी शामिल होंगी। नोटबंदी के मसले पर रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी भिड़ गए। बिहार सरकार के किसी मंत्री ने पहली बार किसी सार्वजनिक मंच से केंद्र पर डिजिटल भुगतान को लेकर हमला बोला है। चौधरी ने अपने भाषण में पूछा कि आखिर ट्रांजैक्शन टैक्स क्यों लिया जा रहा है। हालांकि राधा मोहन सिंह पहले ही बोल चुके थे कि बाद में उन्होंने अशोक चौधरी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाए। राधा मोहन सिंह ने पूछा कि जिस पार्टी का केंद्र में 60 वर्षों तक शासन रहा, वो ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं। हालांकि राधा मोहन सिंह ने चौधरी को अपनी पार्टी के लाइन के अनुसार बोलने का भी आरोप लगाया। मुंबई के कुर्ला इलाके में लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक सूटकेस में 12 साल के लड़के का शव मिला है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस वहां पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों की मदद से कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रही है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या के पीछे पैसों के लेन देन की वजह बताई जा रही है और पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिर्जापुर देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के बरुआना चौराहे के पास में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस ने जंगली जानवरों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की गाड़ी से पुलिस ने 5 जंगली बिल्ली के बच्चे भी बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों ने बताया कि वो लोग बनारस से जंगली जानवरों को लेकर हैदराबाद जा रहे थे। इलाहाबाद पुलिस ने करेली थाना क्षेत्र में शनिवार को हुए बाप बेटी के दोहरे हत्याकांड को सुलझा लिया। पुलिस के अनुसार बाप बेटी की हत्या करने वाला उसी घर का बड़ा दामाद है। पुलिस ने जब आरोपी दामाद को गिरफ्तार किया तो तीसरी हत्या का भी खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में अपनी 18 साल की बहन का प्रेम प्रसंग होने के आशंका के चलते बड़े भाई ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसका खुलासा बहन की मौत के करीब 4 दिन के बाद में हुआ। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी भाई के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से ज्वेलरी की दुकान से चोरी की घटना का खुलासा हुआ है। दुकान से 2 चोरों ने 200 ग्राम आभूषण दिन दहाड़े गायब कर दिए। दुकानदार के अनुसार चोरी किए गए आभूषणों की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है और चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। मशहूर फिल्म अभिनेता ओमपुरी की मौत का राज अब धीरे धीरे गहराता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ओमपुरी की मौत की आखिर असली वजह क्या है और यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि जिस तरह से ओमपुरी की मौत के बाद में उनकी दूसरी पत्नी नंदिता ने ओमपुरी के बैंक खातों को सीज किया, उसके बाद में नंदिता भी अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। ओमपुरी के देहांत के बाद में आज उनका चौथा है और इस मौके पर ओमपुरी के दोस्त रिश्तेदारों के अलावा कई बड़े सितारों के उनके घर जाने की संभावना जताई जा रही है।
पटना में जेडीयू नेता मुकेश सिंह की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मुकेश अपने घर से निकल रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। दिल्ली के मधु विहार से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक शख्स ने अपने पिता की हत्या कर घर में रखे सिलेंडर में आग लगा दी। घर में हुए ब्लास्ट में आरोपी के साथ ही 11 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। हमला करने वाले शख्स का नाम राहुल बताया जा रहा है। राहुल का अपने पिता के साथ में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। अंदेशा जताया जा रहा है कि उसी विवाद की वजह से राहुल ने पिता की हत्या को अंजाम दिया। बरेली में फरीदपुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। शाहजहांपुर से आ रही कार में पुलिस चेकिंग के दौरान कार की डिक्की में 3 लाख रुपए मिले और ये पैसे एक पेटी में छिपा कर रखे गए थे। बरामद 3 लाख रुपए में सभी 100-100 के नोट थे और पूछताछ के दौरान पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली। आगरा पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली जब फ्लाइंग स्क्वाड ने चेकिंग के दौरान 11 लाख रुपए बरामद किए। चेकिंग दौरान पकड़ी गई रकम की जानकारी आयकर विभाग को दी गई है। नोटबंदी के विरोध में मेरठ में हुई कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में एक युवक को चेक काट कर देते हुए वीडियो सामने आया है और बात खुलने पर आरोपी युवक मौके से भागने लगा। हालांकि जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने युवक से जान पहचान से साफ इनकार किया। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे रविवार को सालाना इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल शुरू किया गया है और इस आयोजन का उद्घाटन राज्यपाल ओपी कोहली और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की। और इस बार इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में रूस, अमेरिका, फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्रिटेन, बेल्जियम, ब्राजील समेत 31 देशों के 100 पतंगबाज हिस्सा लेंगे और ये फेस्टिवल 14 जनवरी तक चलेगा। सूरत के डोनेट लाइफ एनजीओ ने भी पतंग महोत्सव का आयोजन किया और इस आयोजन में लोगों में अंगदान की जागरूकता का भी उन्होंने संदेश दिया। पतंगों पर रक्तदान और ऑर्गन डोनेशन के स्लोगन छपे हुए थे। टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले वनडे फॉर्म अप मैच कप्तानी करेंगे और इंडिया ए टीम इंग्लैंड के खिलाफ 2 वार्म अप मैच भी खेलेगी। पहला मैच 10 जनवरी को मुंबई में होगा। धोनी इसी मैच में टीम की कमान भी संभालेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले टीम इंडिया में वापसी करने वाले युवराज सिंह ने मुंबई में जमकर अभ्यास किया। तो युवराज अपनी शादी के कारण 1.5 महीने से क्रिकेट से बाहर चल रहे थे। युवराज सिंह के साथ टीम इंडिया में उनके साथी खिलाड़ी शिखर धवन ने भी प्रैक्टिस की। शिखर और युवराज 10 जनवरी को खेले जाने वाले पहले प्रैक्टिस मैच का हिस्सा हैं। इंग्लैंड टीम ने भी ब्रेबॉर्न स्टेडियम में अपना पहला नेट अभ्यास किया और रूट को छोड़कर पूरी टीम ने सुबह की ठंडक में 3 घंटे की ट्रेनिंग ली। टीम की कमान इयान मॉर्गन के हाथों में होगी और इंग्लैंड की टीम को वनडे और T20 सीरीज से पहले इंडिया ए के खिलाफ 2 प्रैक्टिस मैच खेलने हैं। टीम इंडिया के आर अश्विन और रविंद्र जडेजा आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में पूरी तरह से छाए हुए हैं। आईसीसी गेंदबाजी रैंकिंग में अश्विन 887 अंक और जडेजा 879 अंकों के साथ में गेंदबाजी में नंबर 1 और 2 पर मौजूद है। वही टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी में नंबर 2 पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ रैंकिंग में नंबर 1 के पायदान पर टिके हुए हैं। कोहली के अलावा टेस्ट रैंकिंग में कोई भी दूसरा भारतीय बल्लेबाज टॉप 10 में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली। पाकिस्तान की टीम रैंकिंग में 2 पायदान फिसलकर 5वें नंबर पर चली गई है। टीम इंडिया अभी भी 120 अंकों के साथ में नंबर 1 पर बरकरार है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को तीसरे T20 में 27 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने कोरी एंडरसन के नाबाद 94 रनों के दम पर 20 ओवरों में 194 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 167 रन ही बना पाई और इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। रोहन बोपन्ना और जीवन एनके दिवज शरण और पूरव राजा को हराकर चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का मेंस डबल्स खिताब जीत लिया। बोपन्ना और जीवन ने दिवज और राजा की जोड़ी को सिर्फ 65 मिनट में 6-3, 6-4 से हराया। स्पेन के रोबर्टो बतिस्ता ने रूस के डेनिल मेदवेदेव को चेन्नई ओपन फाइनल में हराकर अपना पहला खिताब जीता। तो फाइनल मैच में बतिस्ता मेदवेदेव को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराकर मैच जीता। कतर ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच ने एंडी मरे को हराकर खिताब जीत लिया। सर्बिया के स्टार खिलाड़ी जोकोविच के खिताबी मुकाबले में 6-3, 5-7, 6-4 से हारने के बावजूद मरे विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम करने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने उन 5 खिलाड़ियों को सम्मान दिया जो ओएनजीसी के लिए खेलते हैं।
उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। नैनीताल जिले के रामगढ़ में बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों की मुराद रविवार को पूरी हो गई। ये रामगढ़ में मौसम की पहली बर्फबारी है और बर्फबारी से प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ठंड में इजाफा हो गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश पड़ने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद रहा और जम्मू से श्रीनगर तक 2000 से ज्यादा भारी और हल्के वाहनों के फंसे होने की खबर है। सबसे ज्यादा बारिश और बर्फ भरी बनिहाल पटनी टॉप और जवाहर टनल पर पड़ी हुई है और पटनी टॉप के पास सड़क पर फिसलन भी हो रही है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। यहां पर बर्फबारी की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। शिमला में हो रही बर्फबारी से शहर में पीने के पानी की समस्या हो गई। बर्फबारी से शिमला में 50 से ज्यादा पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से बिजली की आपूर्ति में समस्या आई है और विद्युत आपूर्ति ठप रहने की वजह से लोगों के घर में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है।